Wish you all a very good morning, dear students. Welcome to the class. Today, in this class, we are going to be reading from class 7, and we have completed all the chapters. And today, we are going to continue the revision of your textbook, right? आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? आज की क्लास में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर है सभी को? आर यू ऑलवेज गेटिंग मी? खुशबू बेटा, खुशबू अपना वीडियो ऑन कीजिए। अंशिका, क्या सब कुछ क्लियर है? वीडियो एंड ऑडियो और समझ में आ रहा है? प्लीज चैट में मैसेज करके बताइए। अंशिका, ओके फाइन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोग का जो लेसन है, लेसन का पार्ट ऑलरेडी फिनिश अप हो चुका है। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ग्रामर पार्ट को, सॉरी रिवीजन पार्ट को। और जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ बच्चों, आप सभी को ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि फ्रॉम 9 ऑनवर्ड 9 मार्च आप लोग को क्या, आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे और आप लोग स्कूल टाइमिंग में आकर के क्वेश्चन पेपर को यहाँ से ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? सभी की बात क्लियर है? ठीक है बेटा। हाँ, तो चलिए एक डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। उसके लिए ब्रीफ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट में होना है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या होना है आपके? ग्रामर पार्ट रहेगा, उसमें होमोफोन्स लिखने के लिए आएगा, ठीक है? और अपोजिट वर्ड्स लिखने के लिए आ सकते हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स लिखने के लिए, राइमिंग वर्ड्स आ सकते हैं लिखने के लिए, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, ठीक है? लाइक दैट इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको, तो मनी लेंड करते हैं, ओके? ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, आप क्या करते हैं? आफ्टर दैट जो आपके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है रहेगी ही रहेगी, मैथ्स फॉलोइंग आना ही आना है, तो आप लोगों को भी बहुत केयरफुली करना है। देन आफ्टरवर्ड्स दैट, इसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर होंगे। क्वेश्चन आंसर करने के बाद में आपको नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन में होना है। करेक्ट ऑप्शन को चूज करके लिखना है। आपकी पोयम, ओके, इट मे बी ऑफ 8 लाइन की पोयम हो सकती है, तो आपको पोयम भी प्रिपेयर करके रखना है अपनी बुक की, ओके? एंड यू हैव टू राइट दैट पोयम वेरी केयरफुली। आपको फुल स्टॉप, कॉमा, पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। पैराग्राफ राइटिंग पैराग्राफ बना के लिखना है। अरे हाँ, भविष्य में तो सब होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आनी है, और इट मे बी लेटर और एप्लीकेशन। देन ऑन नेक्स्ट पार्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट एन एस्से। तो आपको एक एस्से लिखने के लिए आ सकता है, और इसके साथ साथ में बेटा आपके कुछ ट्रांसलेशन टेंसेस होंगे, टेंस दिए जाएंगे जिनको आपको ट्रांसलेट करना है। तो ये आपके पेपर, ये एक्सपेक्टेड पेपर है, इस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन पेपर आ सकता है, राइट? तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन रखना है आप सभी को। चलिए आज बात करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं रिवीजन एक्सरसाइज 3 की। तो आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, मैं डिस्क्राइब करती जा रही हूँ, तो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, आप सभी आंसर देते जाइएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा रिवीजन एक्सरसाइज 3। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज योर रीड एंड लर्न, ठीक है? रीड एंड लर्न आप सभी को पता ही है, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं लाइक कंज्यूम, एक्वेरियम, पैट्रियोट, लिसन टू, एनवायरनमेंट, सीनोटैप, एक्सपायर, चाइल्ड, स्टॉर्म एंड एम्पायर, ओके? तो आपको सभी को इन वर्ड का मीनिंग पता ही है, ओके? नेक्स्ट पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। इसमें बेटा 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, आंसर दिस क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज व्हाट इज द पोएम लोहरी अबाउट। लोहरी पोएम किस बारे में है? तो आपको पता ही है कि लोहरी पोएम किस बारे में है, इट इज ऑफ अबाउट अ फेस्टिवल, ओके? वेयर डिड द 5 फ्रेंड्स गो वन डे। 5 दोस्त होते हैं, वो एक दिन कहाँ जाते हैं? तो आपको पता ही है कि जो 5 फ्रेंड्स होते हैं वो कहाँ, जोधपुर फेयर में जाने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द स्टोरी कॉल्ड वन वे टिकट। स्टोरी को वन वे टिकट क्यों कहा गया है? तो ये इसलिए कहा गया है बिकॉज वो बच्चे होते हैं, वो सुबह का जो पैसे होते हैं, फेयर होता है, वो मम्मा से मांगते तो हैं, बट जब वो जाते हैं ऑन दैट टाइम की बस जो है खराब हो जाती है, तो दे गो बाय वॉकिंग, ओके? दे गो ऑन फुट, और वहां पे पहुंचने के बाद में वो बहुत ढेर सारी मस्ती कर लेते हैं और इसमें उनका सारा पैसा खर्च हो जाता है। देन उनको याद आता है कि अरे मुझे घर भी वापस जाना है और उनके पास उतना पैसे नहीं होते हैं, बट ऑन दैट टाइम द वाइज बॉय कृष्णा हेल्प्स देम, राइट? ओके, so this is story is called one way ticket. Now next question is who built the buildings at Orcha? Orcha पे बिल्डिंग किसने बनाई? तो आपको पता ही है कि बुंदेला किंग्स ने ओरछा में बिल्डिंग्स को बनाया था। What were last words of what
लास्ट वर्ड लक्ष्मीबाई लास्ट वर्ड। लक्ष्मीबाई के आखिरी शब्द अंतिम शब्द क्या थे? आपको पता ही है कि उनके अंतिम शब्द क्या थे। महारानी लक्ष्मीबाई के लास्ट वर्ड थे कि लेट नो ब्रिटिशर्स टच माय बॉडी, किसी भी ब्रिटिश को मेरे शरीर को टच मत करने देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड टिक ट्रू और फॉल्स। आपको इसको पढ़ना और उसके बाद में आपको सही या गलत में टिक करना है। तो हियर द फर्स्ट वन सेंटेंस इज गिवन एज मनु वाज अ कॉटली गर्ल। मनु एक डरपोक लड़की थी। तो ये गलत है बेटा, मनु डरपोक कभी नहीं थी, ना ही बचपन में और ना ही बड़े होने के बाद। वो कभी भी डरपोक नहीं थी। शी वाज ऑलवेज अ ब्रेव गर्ल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस इज गिवन एज द 5 फ्रेंड्स हैड नो मनी टू रिटर्न होम। जो 5 मिनट से उनके पास कोई पैसा नहीं था रिटर्न घर वापस आने के लिए। तो ये क्या है, सही है या गलत है? तो बेटा ये जो सेंटेंस दिया हुआ है कि उनके पास पैसे नहीं थे, ये गलत है क्योंकि उनके पास में कुछ पैसे थे, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कंटिन्यू ऑन दैट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन में टिक करना है। ओके, तो ये पोएम लिखी है बेटा। यहाँ पर पहला सेंटेंस है डाउन इन द नॉर्थ और साउथ bonfire consume a lot of a little wood। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, चूज करना है। आइदर यहाँ पर डाउन इन द नॉर्थ होगा या साउथ होगा। तो बेटा आपको पता है कि डाउन में हम हमारी जो कंट्री इंडिया, वहाँ पर डाउन में क्या है, साउथ है। ओके, नॉर्थ अप में है। तो यहाँ पर जो साउथ होगा दैट विल बी द करेक्ट वन एंड bonfire consume a lot of wood, ये सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है बुंदेला किंग मेड ओरछा और साथ ही देयर कैपिटल। तो जो बुंदेला के राजा थे उन्होंने ओरछा को अपनी कैपिटल बनाया था, ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था, ना कि साथी को बनाया था। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज का दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट यू हैव टू डू, आप टू फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है लोहड़ी सेलिब्रेट द हार्वेस्टिंग ऑफ न्यू। तो बेटा जो लोहड़ी का त्योहार होता है वो किस लिए मनाया जाता है? तो जो नई क्रॉप्स होती है, नई फसल होती है, उसके उत्सव में मनाया जाता है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस लक्ष्मीबाई टुक ट्रेनिंग इन मार्शल। तो बेटा मार्शल क्या होता है, मार्शल आर्ट्स होता है। ओके, महारानी लक्ष्मीबाई ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लिया था। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज क्या है, दैट इज वर्ड पावर। वर्ड पावर से लिखा हुआ है ये ऑप्शन जो है आपको, इसमें क्या है, राइट द होमोफोन फॉर। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द होमोफोन। ओके, तो यहाँ पर होमोफोन में फर्स्ट जो वर्ड लिखा है व्हाट इज दैट, हियर। हियर मींस सुनना। Then what you have to write? Sorry, हाँ, तो यहाँ पर होमोफोन में आप क्या करेंगे, here, HER, here means यहाँ। Next is write, WRITE, write means होता है लिखना, and RITE, write, write means सही या फिर right hand, you can write like this, okay? Next बेटा, next part of exercise दी हुई है, you all come on that page, next page, that is given as instruction दिया हुआ है, write one word for each page given to you। तो आपको क्या करना है, आपको one word लिखना है, what I have told you earlier, one word substitution, that is there, a monument built in memory of someone who died somewhere else। ठीक है, एक ऐसा स्मारक, एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो किसी ऐसे पर्सन की याद में बनाया जाता है जो कहीं दूर जाकर के खत्म हो गए हो, मर गए हो। तो उन्हें क्या बोलते हैं, ऐसे स्मारक को सिनोटैफ कहा जाता है। व्हाट इज दैट नोन एज सिनोटैफ, राइट। नेक्स्ट बेटा इसमें कम ये आ सकता है, प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक आप सभी को पढ़ना है इसको। नेक्स्ट क्या हुआ है यहाँ पे बेटा, वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैड डाइड एंड इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन। कुछ जो शब्द लिखे जाते हैं किसी ऐसे पर्सन की याद में जो कि खत्म हो गया हो, एक्सपायर हो गया हो, मर गया हो, एंड इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन, ऐसा इंस्क्रिप्शन एक टॉम्ब स्टोन पर लिखा जाता है, दैट इज नोन एज एपिटैफ। ओके, दैट इज नोन एज एपिटैफ, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इज राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द मीनिंग। आपको इन दिए हुए शब्दों की क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है। बेटा बी केयरफुल, आपको जो मीनिंग लिखना है दैट यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। ओके, मर्ज, मर्ज मीन्स क्या होता है बेटा, मर्ज मीन्स होता है मिक्स और कंबाइन होना। ओके, रियर, रियर का मीनिंग होता है टू ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, बड़ा करना, और नरिशमेंट यू कैन से दैट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज गिवन हियर एज क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू सिनोटैफ एंड टॉम। ओके, आपको क्लासिफाई करना है इनको, जो यहाँ पर कुछ 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं कि ये टॉम है, किसी का क्या है, टॉम है, कब्र है या फिर स्मारक है। आपको इस चीज को क्या करना है, क्लासिफाई करना है, अलग अलग करना है इसको। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट में है ताजमहल। तो बेटा ताजमहल कब्र है, ताजमहल की टॉम। नाउ अ
चौक राजघाट। तो ये क्या है बेटा, ये जो है आपको पता है कि अमर ज्योति जो है ये क्या है, सीनोटैप, किसी का स्मारक है। नाउ हुमायूं का मकबरा, इट इज अ फ्रॉम छतरी एट ओरछा, सीनोटैप समाधि ऑफ लक्ष्मीबाई, इसका कब, ओके, इट्स अ फ्रॉम। तो ये भी हो गया। नाउ बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द 5 की, दैट इज ग्रामर इन यूज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रामर इन यूज, फोर्थ पार्ट। So here the A part is given as titled as fill in the blank spaces using between and among. What you have to do? You have to fill in the blanks using between and among. आपको between और among का यूज करके इन ये में फिल इन ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल अप करना है, जिस स्थान की पूर्ति करना है। ओके, तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है बेटा बहुत ही केयरफुली पढ़ना है आपको, इतने कम भी आ सकता है। As I have told you earlier, आज हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। तो बेटा आप सभी लोग रिवीजन एक्सरसाइज और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर कोई भी इश्यूज हैं तो यू कैन टेल, ओके। कल और आज लास्ट क्लास है आपकी बेटा, मंडे से आपकी क्लासेस नहीं होनी है, ओके। अगर होगी भी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बट इट इज नेक्स्ट टाइम पॉसिबल कि आपकी क्लासेस होनी है, राइट। ओके, तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, फर्स्ट द लेटर एस कम्स dash the letter R and C of English alphabet। तो बेटा जो ये यहाँ पर क्या होगा, आपको between और among यूज करना है। तो between कब यूज करते हैं, जब किसी दो पर्सन, दो इंडिविजुअल लोगों की बात हो रही हो, यानी दो पर्सन के बीच की बात हो रही हो, then on that case we use between। बट अगर हम among का यूज कर रहे हैं तो जो वहाँ पर नंबर ऑफ पीपुल हैं या नंबर ऑफ थिंग्स हैं वो क्या है, बहुत ढेर सारी हैं, ओके। देयर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इजीली। वहाँ पर दो से अधिक लोगों की बात होती है, ऑन दैट केस वी यूज अमंग, ओके। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आर जो एस है वो आर और टी के बीच में आता है, इन बिटवीन ना, तो यहाँ पर हमें बिटवीन लिखना है, याद रखिएगा। फर्स्ट में हमें क्या करना है, बिटवीन, ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज गिवन एज सी वर्क अमंग द पुअर, ओके। वो गरीब लोगों के बीच में काम करती है, ओके। तो यहाँ पर अमंग आना है, फर्स्ट में बिटवीन एंड सेकेंड वन में अमंग आना है, डोंट फॉरगेट इट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज गिवन एज कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग वेयर एंड व्हेन। आपको इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है वेयर और व्हेन का यूज करके। आई फाउंड द पेन, आई हैड केप्ट इट। तो आप इसको लिख लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, आई फाउंड द पेन वेयर आई हैड केप्ट इट, ओके। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज गिवन एज सोना कॉल्ड मी, सोना ने मुझे बुलाया, आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी। तो इसको हमें कर देना है कंबाइन, क्या यूज करके, व्हेन का यूज करके। सोना कॉल्ड मी व्हेन आई वाज रीडिंग, सोना ने मुझे तब बुलाया, उस वक्त बुलाया जब मैं पढ़ रही थी, राइट। नाउ द सी पार्ट इज गिवन हियर, दैट इज इंसर्कल द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द फॉलोइंग नाउन। आपको क्या करना है, आपको इंसर्कल करना है, गोला लगाना है, करेक्ट आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव सॉरी एडजेक्टिव है ना, इन दिए हुए नाउन की करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, आपको क्या करना है, सर्कल करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लेबर लिखा हुआ है, लेबर में परिश्रम करना, तो लेबोरियस, ओके। तो फर्स्ट वन इज राइट, LABORIOUS, लेबोरियस, ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज गिवन एज करेज, करेज मींस बहुत ज्यादा साहसी, हिम्मत वाला। So here what will be happen, courageous, okay। The first option is right one, COURAGEOUS, courageous। Then mischievous, right। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वन हो जाना है MISCHIEVOUS, okay, mischievous। Now the next part is given here, I think आपने इतना कर लिया है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। So here in next part what is given, D part, make more words by adding ly। आपको क्या करना है, कुछ और नए शब्द बनाना है, ly ऐड करके। as I have told you earlier कि दिए हुए जो वर्ड्स है इन्हें आपको एडवर्ब में कन्वर्ट कर देना है, ये वर्ड एडवर्ब बन जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है दैट इज ब्रेव, ओके। क्या दिया हुआ है, ब्रेव, BRAVE, ब्रेव मींस बहादुर। तो इसको क्या कर देना है, ly ऐड कर देना है, तो ये हो जाना है ब्रेवली, ओके। क्या कर देना है, ब्रेवली, BRAVELY, ब्रेवली। नेक्स्ट वर्ड इज गिवन हियर, fearless, fearlessly, extremely, राइट। तो ये वर्ड बन जाना है। नाउ हियर द नेक्स्ट वर्ड इज गिवन एज पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको क्या करना है, पंक्चुएशन करना है। तो आई थिंक यू ऑल कैन डू दिस, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज गिवन एज लेट्स राइट। आपको क्या करना है, राइटिंग करनी है, राइट अबाउट स्टोरी सेलिब्रेशन इन वन पैराग्राफ। और बेटा एक बात और आपको बतानी है कि आपकी बुक से एक पैसेज भी दिया गया है एग्जाम में, आपको उस पैसेज के क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, राइट। और वो पैसेज जरूरी नहीं है कि यही वाला हो, वो
आपकी ओवरऑल बुक से दिया गया है। ओके, तो आपको लेसन फर्स्ट से स्टार्ट करके अप टू प्रैक्टिस टेस्ट पेपर तक जो थर्ड वाला है वहां तक देखना है। ओके, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन हियर दैट सी जस्ट एज मैन लिव इन हाउसेस बर्ड्स लिव इन नेस्ट। ओके, आदमी इंसानों की तरह ही जो पंछी होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो घोंसले में रहती हैं। आदमी जैसे घरों में रहते हैं वैसे ही चिड़िया होती है, पंछी होते हैं, वो घर में रहते हैं। ओके, they build nest to lay their eggs which need to be kept warm। वो क्या करते हैं, वो घोंसला क्यों बनाते हैं, वो इसलिए घोंसला बनाते हैं ताकि जो वो अंडे देती हैं चिड़िया, उनको वो गर्म रख सके। ओके, बर्ड यूजेस मेनी थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट एंड दे नीड देम इन डिफरेंट प्लेसेस। जो चिड़िया होती है वो बहुत विभिन्न प्रकार की वस्तुएं यूज करती है, प्रयोग करती है घोंसला बनाने में, और वो उनको बहुत ही विभिन्न प्लेसेस में बनाती है। कुछ चिड़िया होती है जो पेड़ के सबसे ऊपर में ऊपरी पार्ट पे बनाती है अपना घोंसला, कुछ चिड़िया होती हैं जो कि लोअर पार्ट में ट्विक्स में बनाती है, कुछ घोंसले होते हैं जो कि लटकते हुए बनते हैं। ओके, सो देयर आर वेरी वेराइटीज ऑफ नेस्ट। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, सम बर्ड्स build their nest in the branches of trees or on rocks। कुछ चिड़िया होती हैं जो कि पेड़ की शाखाओं में और या चट्टानों में अपना घोंसला बनाती हैं। These nests may look unsafe but they are quite strong and comfortable। ऐसे घोंसले लगते हैं कि सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं, आरामदायक भी होते हैं। In fact, some eagles use the same nest year after year। और इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है, और इनफैक्ट ऐसा होता है कि जो ईगल्स होती हैं, कुछ जो ईगल्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो अपना घोंसला 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे यूज करती हैं, वो इतना मजबूत होता है। Swallows and martins make their nest out of mud। swallows और जो martin होती है, ये जो 2 चिड़िया होती हैं, क्या करती है, मड में, कीचड़ में अपना घोंसला बनाती हैं। So they have to build them in a safe place away from the rain। इसलिए उनको अपना घोंसला ऐसे प्लेस में बनाना होता है, क्योंकि कीचड़ में बनाती है, मिट्टी में बनाती है, तो ये अपना घोंसला ऐसे प्लेस में बनाती है जहाँ पर रेन वाटर क्या न कर सके, हार्म ना कर सके, घोंसले को बहा के न ले जा सके, ऐसे प्लेसेस में बनाती है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ बेटा लाइन में, द टेलर बर्ड थ्री लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। और जो टेलर नाम की बर्ड होती है ना, 10 दिन चिड़िया होती है, वो क्या करती है, पत्तियों को सिल देती है अपना घोंसला बनाने के लिए। ओके, और अदर्स मेक देयर नेस्ट फ्रॉम ग्रास। और अन्य चिड़िया अपना घोंसला ग्रास पे, घास से बनाती हैं। होल्स इन द ग्राउंड आर आल्सो यूज्ड एज नेस्ट। जो जमीन पर क्या किए जाते हैं, जो जमीन पर खोखले बना दिए जाते हैं ना, छिद्र बना दिया जाता है, वो भी कभी कभी क्या होता है, चिड़िया का भी यूज घोंसले की तरह करती हैं। बर्ड्स दैट डू नॉट फ्लाई, चिड़िया उड़ती नहीं है, सच एज द ऑस्ट्रिच dig holes in the ground to lay their eggs and to no harm। क्या होती हैं ऐसी चिड़िया जो कि उड़ती नहीं, फ्लाई नहीं करती, सच है ऑस्ट्रिच नहीं उड़ती ना, तो ऐसी क्या करती बर्ड, ऑस्ट्रिच लोग होते हैं ना, वो अपना जो घोंसला होता है वो जमीन में गड्ढा खोद करके बनाती हैं और अपने जो उनके एग्स होते हैं उसकी देखभाल करती है कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ओके, The kingfisher cuts a tunnel into river bank। ओके, जो किंगफिशर होती है क्या करती है, वो टनल को कट करके रिवर बैंक बना लेती है और वहां पर अपने क्या करती है, एग ले करती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा, पैरेट डॉग एंड सम आउल्स डू नॉट बिल्ड नेस्ट एट ऑल। और जो तोते होते हैं, डॉग्स होते हैं और जो आउल्स होते हैं, उल्लू होते हैं, क्या करते हैं, अपना घोंसला नहीं बनाते, ये पेड़ के खोखले जो होते हैं ना, और पेड़ खोखले हो जाते हैं वहां पर घुस जाते हैं और वहीं पर घर बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन हियर, दे ट्राई टू फाइंड वन रेडी मेड टू टेक ओवर। और वो क्या करते हैं, जो ये पैरेट और डॉग होते हैं, ये क्या करते हैं, बने बनाए जो घोंसले होते हैं, या फिर बड़ा छोटा छेद होता है उसमें वो घुस करके अपना घर बना लेते हैं, राइट, ऐसे करते हैं लोग। एंड द कुकू सिंपली लेज इट एग्स इन अनदर नेक्स्ट बर्ड एंड लीव देम देयर फॉर द अदर बर्ड टू लुक आफ्टर। और जो कुकू बर्ड होती है ना, कोयल होती है, वो क्या करती है, वो तो अपना घोंसला बनाती ही नहीं है, वो दूसरे जो बर्ड का नेक्स्ट होता है ना, उसमें अपने बर्ड को, अपने एग्स को छोड़ाती है, और जो दूसरी नेक्स्ट में छोड़ती है वो दूसरे का होता है, और वही बेचारा जिसका घर होता है वही उनके भी बच्चों का देखभाल करता है ना। कोयल गाती इसीलिए सारा दिन फ्री होकर के वो कुकू कुकू करती है ना, याद रखना आप सभी लोग। ओके, नाउ द नेक्स्ट हियर ए पार्ट दिया हुआ बेटा, यहाँ पे लेसन खत्म होता है, पैराग्राफ खत्म होता है, पैसेज खत्म होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं।
क्या क्वेश्चन आंसर है? व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट? बर्ड्स जो चिड़िया है वो घोंसला क्यों बनाती हैं? तो आप लोग देख सकते हैं कैसे में आंसर लिखा हुआ है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। बर्ड्स सेकेंड लाइन जो लिखी हुई है, सेकेंड सेंटेंस में लिखा हुआ है, पैराग्राफ की स्टार्टिंग पर ही, दे बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग विच नीड टू बी केप्ट वार्म। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? दे ऑमिट करके दे को हटा करके क्या कर देना? बर्ड build nest to lay their eggs which need to be kept warm। ठीक है, ये आंसर है इसका। Now the next question is given here, which bird make its nest out of mud? कौन चिड़िया अपना घोंसला कीचड़ में बनाती है? तो बेटा यहाँ पर जो आपका कौन सा पैराग्राफ दिया हुआ है? सेकेंड पैराग्राफ दिया हुआ है। सेकेंड पैराग्राफ में जो थर्ड लाइन है उसमें लिखा हुआ है, swallows and martins make their nest out of mud। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर सेकेंड है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो द क्वेश्चन इज गिवन एज व्हाट डज द टेलर बर्ड डू टू बिल्ड इट्स नेस्ट? जो टेलर बर्ड होती है, दर्जन चिड़िया होती है, वो क्या करती है? तो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड पैराग्राफ की जो सेकेंड लास्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है, द टेलर बर्ड ट्विंस लीव्स टुगेदर टू मेक इट नेस्ट। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख लेना है, अंडरलाइन कर लीजिए। तो थर्ड आंसर आपका हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन एज व्हिच बर्ड मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड? कौन सी चिड़िया होती है जो कि अपना घोंसला जमीन पर बनाती है? और उसके बाद में आपको ये बताना है कि क्यों ऐसा करती है। ठीक है, तो बेटा आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर थर्ड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिच डिग होल ऑस्ट्रिच एंड किंगफिशर। ठीक है, इन दोनों वर्ड का नाम लिखना है आपको, ऑस्ट्रिच एंड किंगफिशर डिग होल इन ग्राउंड टू ले देयर एग। ओके, ये लिखना है। उसके बाद में और इसको लिखना है बिकॉज, क्योंकि दे कैन नॉट फ्लाई। ओके, क्या इसका आंसर है कि ये जो चिड़िया है किंगफिशर और कौन सी ऑस्ट्रिच, दे मेक देयर नेस्ट ऑन ग्राउंड to lay their eggs because they cannot fly। क्योंकि वो उड़ नहीं सकती, जब वो उड़ नहीं सकती तो वो हाइटेड प्लेस में अपना एग कैसे रख सकती है? इसलिए वो अपना घोंसला कहाँ क्यों बनाएंगी? बेकार में मेहनत नहीं करेंगी वो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, व्हाट द क्वेश्चन इज, व्हिच बर्ड ले देयर एग इन अदर बर्ड नेस्ट? है ना, ऐसी कौन सी चिड़िया होती है जो कि क्या करती है? अपने एग किसी और दूसरे के नेस्ट में रख देती है। तो यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है ना, लास्ट जो सेकेंड लास्ट लाइन है, तो सिंपली लेट इट्स एग इन अनदर बर्ड नेस्ट। ओके, इसको आपको कर लेना है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बी पार्ट। बी पार्ट में क्या करना है आपको? मैचिंग करनी है। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से नोट आपको इसको देखना है। मैनी है ना, तो बेटा यहाँ पर अपोजिट वर्ड से मैच करना है आपको, है ना। तो मैनी का अपोजिट क्या हो जाता है बेटा? मैनी का अपोजिट होता है फ्यू। ठीक है, मैनी यानी बहुत सारा, फ्यू मींस थोड़ा। देन सेफ का जो अपोजिट होगा क्या हो जाएगा बेटा? दैट विल बी अनसेफ। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होना है वीक यानी कमजोर। डिफरेंट यानी विभिन्न। डिफरेंट का अपोजिट होना है सिमिलर, समान, एक जैसा। कंफर्टेबल, आरामदायक, और इसका अपोजिट हो जाना है अनकंफर्टेबल। राइट, अब हम बात करेंगे बेटा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर की। जल्दी से आ जाइए, फिनिश अप कर देते हैं। तो यहाँ पर बेटा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर पे एनुअल इवैल्यूएशन लिखा हुआ है। एनुअल इवैल्यूएशन में बेटा यहाँ पर ए पार्ट में मैचिंग है, द शेप ऑफ द डेजर्ट। तो कौन होता है? कैमल होता है, मैच कर लीजिए। सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है बेटा? सिमेट्री का मीनिंग आप सभी को पता है ना। सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है? a large burial ground होता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस वेरी ऑफन। गैलेक्सी, a large system of stars। राइट, नाउ द सेकंड वन इज गिवन एज डू एज डायरेक्टेड। जैसा कहा गया है वैसा आपको करना है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हु। आपको उनका यूज करके इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। द गर्ल इज वेयरिंग लहंगा चुन्नी, द गर्ल इज सरिता। ओके, तो आप इसको क्या कर देंगे? आप उनको क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो आप लिख सकते हैं द गर्ल हु इज वेयरिंग लहंगा चुन्नी इज सरिता। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज गिवन एज सीमा इज स्टडीइंग इन क्लास 7। सीमा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, उसको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाना है इसका? सीमा हु स्टडीज इन क्लास 7 इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। राइट, तो ये हो जाना है इसका आंसर।
Now the B part is given as use appropriate preposition in the following sentences. आपको इन sentences में appropriate preposition का use करना है. She was waiting dash her husband. She was waiting for her husband. आपको for का use करना है. Next is given as she always agreed. वो हमेशा agree होती है to my decision. ठीक है, मेरे decision. Okay, to my decision. Now the next part is given as combine the sentences given below using prettier. आपको prettier word का use करके इन sentences को combine करना है. Shobha is pretty, her sister is prettier. Okay, तो आपको क्या करना है, इनको जो है combine कर देना है. तो कैसे combine करेंगे बेटा इसको, जो हम लिख सकते हैं Shobha's sister is prettier than her. जो Shobha की sister है वो उससे ज्यादा prettier है. Right, comparison किया गया है. Now the next part is given as fill in the blank spaces. Select the correct form of the verb. इन खाली जो आप ये ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं आपको इसको फिलअप करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करके. तो ये व्हाट इज गिवन, टू बॉयज वर, जो दो लड़के थे वो प्ले वर्ड है जो दैट इज अ वर्ड. इसको यूज करके क्या करना है, आपको फॉर्म को चेंज करना है इन द ग्राउंड. तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, तो इसका हो जाना है द टू बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड. खेल रहे थे, प्लेइंग कर लेना है. दे वर enjoy their free time. So enjoy को क्या कर देंगे, enjoying their free time, right? Now the next part is given as rewrite the following conversation in indirect form of narration. आपको इनको क्या करना है, indirect form of narration में कर देना है. What is written here? बाला से विनीता where did you go yesterday? बाला ने कहा तो तुम कल कहाँ गई थी. विनीता कहती I went to market. Okay, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है. जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे कर लेंगे, तो हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाना है. विनीता वेयर डू यू गो यस्टरडे, इसको हमें लोअर डिफॉल्टेड फॉर्म में कैसे क्वेश्चन मार्क लगा देना है. तो यहाँ पर बाला रिप्लाई करेगी, क्या रिप्लाई करेगी बाला, जो इनडायरेक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, बाला आस्क्ड विनीता वेयर डिड यू, वेयर जस्ट अ मिनट बेटा, बाला आस्क्ड विनीता वेयर शी हैड गॉन द डे बिफोर. ओके, एक दिन पहले है ना, तो द डे बिफोर. तीन लोग ऐसे होता है विनीता का इसमें आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गई थी. तो इसको क्या कर देंगे, जब इसको कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, विनीता रिप्लाइड दैट शी हैड गॉन टू द मार्केट. राइट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे. नेक्स्ट पार्ट इज गिवन है पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस. आपको क्या करना है, पंक्चुएशन करना है. ये भी बेटा आ सकता है आपको पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन एक जरूर होगा उसमें, तो बी केयरफुल. आप लोग को बहुत ध्यानपूर्वक करना है. ये याद रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है वहां पर कैपिटल लेटर हम जरूर करते हैं. फुल स्टॉप के बाद जो पहला वर्ड आता है उसका पहला जो लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल होता है. कॉमा जब हम किसी आधी बात को कहते हैं वहां क्लास चालू है. जब कोई भी सेंटेंस हु और वर्ड से स्टार्ट होता है, हाउ से स्टार्ट होता है, विच से, वेयर से या व्हेन से, तब हम वहां पर क्वेश्चन मार्क जरूर करते हैं. राइट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज गिवन एज मेक वर्ड बाय एडिंग एल. आपको क्या करना है, एल वाई का ऐड करके नए वर्ड बनाना है. तो आप सभी इसको बना सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, इसके अपोजिट ऑफ. आपको क्या करना है, अपोजिट देना है. वाइल, वाइल का जो अपोजिट होता है दैट कैन बी. नाउ शार्प, शार्प का अपोजिट होता है ब्लड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज गिवन हियर आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो आप क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट में भी क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनीथी, तो आप ये भी कर सकते हैं. अब बात आती है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू टेक यू गॉट अ पिकनिक. ठीक है, आई थिंक तो आपको कर सकते हैं. फॉर्मेट वही रहना है. ठीक है, और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं बेटा, इसके लिए आप जो है कुछ वीडियो रेफर कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी आपके विजन हम स्कूल ग्रुप में पढ़े हुए हैं. आप उनको देख करके कुछ सीखेंगे. नहीं पढ़ा था. नेक्स्ट पार्ट क्या बेटा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट टू कान्हा. तो आप इसको भी कर सकते हैं. लेटर लिखना है आपको अपने फ्रेंड को और उसमें आपको बताना है कि आपकी विजिट कैसी थी. नेक्स्ट पार्ट है राइट 10 लाइन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. आपको क्या करना है, 10 लाइन का पैराग्राफ लिखना है इसके बारे में. महारानी लक्ष्मीबाई, यू कैन राइट अ विजिट टू ओरछा और अ मार्केट प्लेस. आप इन सभी को लिख सकते हैं, बहुत इजी है. अब बात आती है बेटा पैसेज की. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ इट. आपके पैसेज पढ़ना है और उसके बाद में आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है जो कि इसके लास्ट में लिखे हुए हैं. Once there was a farmer, एक बार एक किसान था. He was happy and contented with his lot. और एक बार एक किसान था, वो कैसा था, वो बहुत ही खुश था और उसके बाद जो भी था वो उससे बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहता था. He
ऑलवेज सेंड वॉइस बोल, वो हमेशा कार्य के समय जब वो काम करता था तो गाना गाता था, गीत गाता था। His जमींदार was very rich and he owned a lot of land. ये उसका जमींदार था, वो बहुत ही ज्यादा अमीर था और उसने बहुत ढेर सारी जमीन उसके पास में थी। But he was always depressed and wondered at the cheerfulness of the farmer. और वो क्या था, वो जमींदार था तो वो हमेशा डिप्रेस रहता था, दुखी रहता था, चिंतित रहता था और हमेशा इस बात से आश्चर्यचकित रहता था कि ये जो किसान है उसके पास तो कुछ भी नहीं है, गरीब है, तो इतना खुश कैसे है, वो उस बात से आश्चर्यचकित रहता था। One day, the जमींदार was visiting his field. एक दिन जमींदार अपनी फील्ड में क्या कर रहा था, घूम रहा था। He again heard the happy farmer singing at his work. और उसने फिर से सुना कि वो जो फार्मर है, किसान है, खुश रहने वाला किसान है, वो गीत गा रहा है काम करते वक्त, ठीक है। He went up to him and said, वो उसके पास गया और उसको पूछा, Tell me my man, how you are so happy always. भैया ये बताओ तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो, ठीक है, उसने ऐसे पूछा। Then उसने क्या बताया, With all my wealth, I am never happy at all. मेरे पास जितना भी धन है, जितना ही मेरे पास संपत्ति है, उसके सोचते हुए कि मैं इतना खुश नहीं हूँ। The farmer asked him what it was that troubled him. किसान ने पूछा कि तुम किस बात से परेशान हो, आप किस बात से परेशान हो। The greatest trouble I have is that I cannot sleep. ठीक है, तो इस पर जमींदार ने रिप्लाई किया कि मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि मैं आराम से सो नहीं सकता हूँ, ठीक है। I have, हाँ, जमींदार ने ऐसे कहा। He then asked the farmer if he always slept soundly. और उसने पूछा किसान से, क्या तुम हमेशा चैन से नींद सोते हो, ठीक है। The farmer said that he was always able to sleep like a dog, but how do you manage to do that? और किसान ने उससे बताया कि वो जो है ना, वो हमेशा एक डॉग की तरह सोता है, कुत्ते की तरह सोता है, बट हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट, और उसको कोई कैसे मैनेज कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है कैसे मैनेज करता है, ऐसा जमींदार ने पूछा। The farmer then said, तब किसान ने कहा, that is very simple, ये बहुत ही आसान है। I work hard the whole day, मैं सारा दिन बहुत मेहनत करता हूँ। Work is my delight, मेरा कार्य ही मुझे खुशी देता है। It is the music of life, ये जीवन का संगीत है, जीवन का सुर है। There is nothing like hard work to give a man sound sleep. और ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत मेहनत करो थोड़ी उसमें बहुत अच्छी मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। If you to work hard like me, you will also enjoy the bliss of sound sleep. ठीक है, तो इसको उन्होंने कहा कि अगर जो कठिन परिश्रम होता है, कठिन मेहनत होता है, वो पहली बार तो आनंद देता है और उसी आनंद के कारण ही हमें क्या होती है, बहुत ही अच्छी नींद भी आती है। ओके, तो ये था पैराग्राफ। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज द फार्मर ऑलवेज स्लीप बाय द वॉल। तो इसका आंसर बेटा लिखा हुआ है आपको उसके पैराग्राफ बुक में कि वो क्यों स्लीप करना था। तो इसका आंसर आपको लिख दीजिए। व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट दैट बिकॉज हिज वर्क वाज हिज डिलाइट एंड हिज म्यूजिक ऑफ लाइफ। ये इसका आंसर है, इस आपको नोट डाउन कर लीजिए। ये थोड़ी ब्रेकिंग वे में है, ठीक है। क्या लिखना है पहले आपको, हिज वर्क वाज हिज डिलाइट, ठीक है। हिज वर्क वाज हिज डिलाइट, यहाँ पर लिखा हुआ है पैराग्राफ में, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद में क्या करना है, वर्क इज माई डिलाइट को करना है। हिज वर्क इज हिज डिलाइट एंड म्यूजिक ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज गिवन एज who said to whom, इसने किससे कहा, tell me my man how you are so happy। फिर जमींदार said to the farmer। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है बेटा, if you do work hard like me you will also enjoy the bliss of sound sleep। तो ये कौन सा है, the farmer said to the जमींदार। ओके, now the third one is given as the greatest struggle of जमींदार was that he cannot sleep। ठीक है, क्या था उसकी सबसे बड़ी ट्रबल, दैट द ग्रेटेस्ट ट्रबल ऑफ जमींदार वाज दैट ही कुड नॉट स्लीप। ओके, नेक्स्ट वन इज गिवन एज द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ। तो बेटा जो पैराग्राफ का टाइटल है दैट इज हार्ड वर्क द म्यूजिक ऑफ लाइफ। ठीक है, हार्ड वर्क द म्यूजिक ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, व्हाट इज अ मैन ऑन नॉर्मल स्लीप। जो आदमी होता है, इंसान होता है, उसको नॉर्मल स्लीप कौन लेता है। उसका आंसर बेटा लिख लीजिए, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या करता है, एक इंसान को नॉर्मल स्लीप देता है। नाउ द बी पार्ट इज गिवन हियर। बी पार्ट दिया हुआ है, मैच टू कॉलम। व्हाट यू हैव टू डू, आपको दो कॉलम को मैच करना है। तो हियर कंटेंटेड क्या लिखा हुआ है, कंटेंटेड
ओके, तो कंटेंटेड को मैच कर दीजिए फोर्थ ऑप्शन से, शोइंग और फीलिंग हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट इज गिवन एज डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का बेटा क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड का हो जाना है वेरी सैड एंड विदाउट होप। फर्स्ट वन से मैच करना है, वेरी सैड एंड विदाउट होप। जो फर्स्ट है उसका फोर्थ ऑप्शन सही है, मैच कर दीजिए। सेकेंड को फर्स्ट से मैच कर दीजिए। वेल्थ, वेल्थ को आपको सेकेंड से मैच कर देना है। ओके, थर्ड को आपको बी से सेकेंड नंबर से मैच करना है, अ लार्ज सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी। देन इंक्वायर, इंक्वायर का मीन्स क्या होता है बेटा, इंक्वायर का मीन्स होता है इंक्वायरी करना, पूछताछ करना, टू आस्क समबडी फॉर सम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज डिलाइट, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर। ओके, क्योंकि खुशी की एक जो आनंद होता है उसकी क्या, एक बहुत बड़ी फीलिंग, खुशी की फीलिंग होना। ओके, तो ये था आज की क्लास में बेटा। आज आपने क्लास 7 की बुक को फिनिश अप कर लिया है विद इट्स रिवीजन। आपने ढेर सारे रिवीजन भी कर लिया। आई थिंक तो आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। और आज आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही कि आपको बहुत ढेर सारा पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना है, बिकॉज योर एग्जाम्स आर फ्रॉम द 9th onwards। ओके, so all the best to all the students। ओके बच्चों, विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। ओके, डू हार्ड वर्क, सभी अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छी हैंड राइटिंग में बहुत ही प्यारे तरीके से, सुंदर और अट्रैक्टिव वे में आपको अपनी नोटबुक में आंसर लिखने हैं। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे अहेड। ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।